हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज आपका मैप है सऊदी अरब। आपको जा कर के सऊदी अरब के बारे में सारी न्यूज़ सर्च करनी है और वो अपनी बॉर्डर किस किस के साथ में शेयर करता है वो पता लगाना है, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में सऊदी अरब से रिलेटेड सारे बेसिक फैक्ट्स को नीचे लिखना है ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा आपको याद हो सके। नेक्स्ट न्यूज, आज से रोज हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को हम देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जल जीवन मिशन। काफ़ी न्यूज़ में रहता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत टारगेट फिक्स किया गया है कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड के घर में नल से जल लाया जाएगा। ये इसमें टारगेट फिक्स किया गया है। 2009 में एक प्रोग्राम चला था, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन जल जीवन मिशन है। ये जो जल जीवन मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है और टारगेट कब तक का किया है? 2024 तक का। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और उसमें ये बोला गया कि कैरेट एंड स्टिक ये नया रूल अपनाया जा रहा है और लोगों का रिलीजन को चेंज करवाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स में ये बोला कि किसी भी व्यक्ति को अपना रिलीजन चूज करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत ये बात बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी ऐसा पर्सन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ। मतलब इन 3 इशू ये वायलेट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने खुद के रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसको प्रोफेस कर सकता है। तो जिन्होंने भी पिटीशन डाली उनको रिवर्स में आंसर दिया कि या तो आप अपनी पिटीशन को बाहर निकालिए, नहीं आपके ऊपर हाई एक्सट्रीम पनिशमेंट लगाया जाएगा। विड्रॉ कीजिए अपने आर्ग्यूमेंट को या फिर हाई जो पनिशमेंट है वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि राइट टू रिलीजन जो है वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है। आपके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंडर आता है। तो राइट टू प्राइवेसी की इसमें बात की गई है। तो राइट टू प्राइवेसी 2017 में 2017 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। तो इस आर्टिकल में रिलीजन को लेकर के बार बार जो बहुत सारे बिल एक्ट बनाए जा रहे हैं हर स्टेट के द्वारा, उसको लेकर के सीधी सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है कि हर व्यक्ति को अपना राइट है अपना रिलीजन चूज करने का। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीनेशंस गो डाउन एज स्टेट फेस शॉर्टेज। हमारे इंडिया में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दोनों लगाई जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जो मतलब एक तरीके से ज़्यादातर वैक्सीनेशन जो दी जा रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। अगर हम 100% वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मानें तो 90% कोविशील्ड दी जा रही है और सिर्फ 10% वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोवैक्सीन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कई स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परेशानी अपनी बताई है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसके तहत स्लो डाउन चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि हर स्टेट में वैक्सीन की जो नंबर्स है वो काफ़ी कम, क्योंकि वेयर हाउस में उनको स्टोर हाउस में उनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। ताकि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ये भी बोला गया है कि आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करवाइए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है उसमें शॉर्टेज आती है, कमी आती है, तो लोगों को ये लगेगा कि प्रोडक्शन की में कमी है, और ये प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से लोगों में जो डर है, भय है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए लोग मारामारी क्रिएट हो जाएगी कि सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन लगवानी है। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर स्टेप्स इन टू रोल बैक फर्टिलाइजर्स प्राइजेस। कॉन्टेक्स्ट की एक सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजर कंपनी है उन्होंने अभी हाल फिलहाल ये बात बोली कि वो फर्टिलाइजर्स का जो प्राइजेज है उसको इंक्रीज करेंगे।
46% टू 58.33% तक उनके प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा। कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ये डिसाइड किया है कि प्राइजेस को इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवेन किया है और एक तरीके से इंश्योर किया है कि कुछ समय के लिए अभी फर्टिलाइजर प्राइजेस को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। मेन कारण देखो ये है, सीधी सी अगर इनडायरेक्टली हम बात करें कि कोविड-19 की वजह से वैसे ही लोगों की जो इकोनॉमी कंडीशन है वो काफ़ी नीचे गई हुई है। तो अगर ऐसे जो इन्फ्लेशन रेट हर एरिया में बढ़ता रहा तो दोबारा से रिकवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जो इफ़को जो कंपनी है उसके सीईओ ने बात बोली थी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ग्लोबल सर्ज मतलब इंक्रीज हो रहा है उनका प्राइस और इसीलिए फर्टिलाइजर प्राइजेस को हाइक करने की आवश्यकता है। अगर हम इफ़को की बात करें, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ये कॉरपोरेटिव टाइप है। 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज, सिविलियंस वाज रिलीज्ड इन एक्सचेंज फॉर कमांडो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में एक नक्सली अटैक होता है और इसमें बहुत सारे हमारे आर्मी के जो पर्सनल हैं उनकी डेथ हो जाती है। एक कमांडो को गिरफ्तार माओइस्ट के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस तरीके की न्यूज़ आई है कि इंडियन जो पुलिस है, इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा भी एक वहाँ के सिविलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इन दोनों को आपस में छोड़ा गया। कमांडो को उन्होंने छोड़ा और इन्होंने सिविलियन को छोड़ा एक्सचेंज ऑफर के रूप में। लेकिन जब ऑफिसर से बात की गई, जैसे बस्तर रेंज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात की गई, तो उन्होंने बोला कि किसी भी सिविलियन को अरेस्ट नहीं किया गया था। देखो, जो माओइज्म जो समस्या है, नक्सलिज्म जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसका मेन काम ये है, अगर इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें कि क्यों बढ़ती जा रही है, देखो जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनमें एक तो गवर्नमेंट को अपना विश्वास बनाना होगा। उनको लगे कि गवर्नमेंट एक ऑप्रेसिव नहीं है, गवर्नमेंट रिप्रेसिव गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करने के लिए है। इसके अलावा एक मेन बात ये भी सामने आती है कि कोई भी जो इंसर्जेंसी बढ़ती है ना, उसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो साथ देते हैं। अगर लोकल लोग ही साथ देने से छोड़ दे तो इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो माओइज्म को ये बात बोली जाती है कि गवर्नमेंट एक तरीके से टॉक करे और दूसरी तरफ जो आर्मी पर्सनल है वो भी अपना दबाव बना करके रखे। मतलब दोनों का मिक्सअप लेकर के जब चला जाएगा तभी इस समस्या को निपटा जा सकता है। अब ये बात बोली जाती है ना कि लोकल सपोर्ट करते हैं, तो लोकल क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों वो उन्हीं लोगों को, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि अभी तक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बात है वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है। उनको लगता है कि वो तो सिर्फ जंगल में रहने के लिए बने हैं। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है उनके साथ उनको जब कनेक्टिविटी की जाएगी तभी तो वो जाकर के गवर्नमेंट से एक जुड़ाव, एक अफेक्शन महसूस करेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट उनके लिए भी सोचती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पेसा एक्ट एक 1996 का, इसके अलावा जो शेड्यूल 5 के तहत जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको उनके तहत ज़्यादा काम करना चाहिए। जो भी यहाँ पर कम्युनिटी से रिलेटेड, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की बात सुनी जाए, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी बात है, उनको भी सामने रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया प्रोटेस्ट यूएस नेवल एक्सरसाइज। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसा टाइटल से बताया गया है कि यूएस ने नेवल एक्सरसाइज की और उसका इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। देखो, चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी में अपनी अतिक्रमण, अपना एनक्रोचमेंट बढ़ा रहा है, तो उसको लेकर के यूएस हमेशा सजग रहता है। यूएस चाहता है कि ये जो एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी, ये फ्री रहे, फेयर रहे, यहाँ पर किसी का भी कोई भी अपने आकर के अपनी ऑटोक्रेसी क्रिएट ना करे। लेकिन यूएस जो बात कर रहा है कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हो, तो फिर यूएस खुद क्यों दूसरों के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, उनमें जाकर के क्यों प्रवेश कर रहा है? यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वेड ग्रुप है, अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने क्वेड ग्रुप 2007 में जिसकी शुरुआत हुई थी, और इसीलिए कि
कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर बनाया जाए, सभी लोग अपने फ्री तरीके से इसको यूज कर सकें। उसी के लिए मिस्टर जो बाइडेन ने अभी क्वेड ग्रुप के चारों मेंबर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई और उसमें ये बोला गया कि सारे चारों देश मिलकर के एक तरीके से इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे, पेंडेमिक से लड़ेंगे और वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे और इंडो पैसिफिक को फ्री एंड फेयर रखने के लिए भी काम किया जाएगा। तो चाइना को जब काउंटर करने के लिए यूएस खुद कोशिश करता है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है कि खुद एनक्रोचमेंट कर रहा है। यूएस ने क्या किया, 2007 से 2017 तक इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, मतलब हमारा जो लक्षद्वीप वाला रीजन है, वहां पर इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन किया है। जो मैरीटाइम लॉ बनाए गए हैं, डोमेस्टिक मैरीटाइम लॉ, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ जो बनाए गए यूएन के द्वारा, उनको क्या किया है, उनको वायलेशन किया है यूएस ने। यूएस ने अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत एक्सरसाइज की और स्पेशल यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपनी जो भी उनकी वेसल्स थी, जो भी उनकी शिप थी, उसको लेकर के आए। देखो, जब भी कोई एक्सरसाइज होती है तो उस एक्सरसाइज में कुछ बस्ट किया जाता है, कुछ कोशिश की जाती है, तो एक तरीके से आपने उसे कंसल्ट ही नहीं किया। जिस कंट्री के आप इस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश कर रहे हो, वहाँ से आपने कोई कंसल्ट ही नहीं किया और वहाँ पर आप एंट्री किए जा रहे हो, तो ये तो वायलेशन है। तो इस तरीके से इंडिया ने जो अपना कंसर्न है उसको क्रिएट किया है, कोशिश की है कि यूएस जो काम कर रहा है उसको वो रेगुलर आगे नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स सेवरल कर्व्स एज कोविड-19 केसेज क्रॉसेज 8.5 के मार्क। दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट यूटी में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मैरिज और फनरल्स जो होते हैं उसमें एक्सेप्शन, मैरिज में 50 लोग, फनरल में 20 लोग, इतने लोग तो इकट्ठे हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल हैं, इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया है जब तक कोविड-19 की नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती कि उसके तहत लगता है कि हाँ खोली जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज, 3 गिवन रेबीज वैक्सीन इंस्टेड ऑफ कोविड-19 जैब। यूपी की बात है और यूपी के वेस्टर्न यूपी के शामली में एक कंधला एरिया है, वहाँ पर कोविड-19 की जैब लेने के लिए 3 महिलाएं जाती हैं और उनको कोविड-19 की वैक्सीनेशन तो दी नहीं जाती, उसके दौरान रेबीज़ का टीका उनको दे दिया जाता है। तो देखो, ये जो न्यूज़ है वो नॉर्मल न्यूज़ हम पढ़ने के लिए देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं और अगर ऐसी अवेयरनेस नहीं होगी लोगों में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वैक्सीनेशन को, तो ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको अवेयर होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और जिन लोगों को भी अप्लाई किया जा रहा है वो एक गाइडलाइंस के तहत, रूल एंड ऑर्डर के तहत, लॉ एंड ऑर्डर के तहत सारा काम किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, एनजीटी से रिलेटेड न्यूज थी। एक सेकेंड, हाँ, एनजीटी रैप्स ऑथोरिटीज ओवर लिगेसी वेस्ट। लिगेसी वेस्ट क्या होता है? कोई ऐसा कचरा जो बहुत लंबे समय तक एक बैरन आइलैंड या फिर लैंडफिल साइट के ऊपर उसको रखा जाए, उसका कोई भी ना तो रीयूज किया जाए, ना उस वेस्ट को एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो वो लिगेसी वेस्ट के लिए एनजीटी ने हरियाणा गवर्नमेंट और गुरुग्राम जो सिविक बॉडीज़ है उनको ये बोला है कि लैक ऑफ रेमेडियल एक्शन की वजह से, मतलब आपने समय रहते हुए इस लिगेसी वेस्ट के ऊपर काम नहीं किया, इसकी वजह से जो लोगों का फ्री एंड फेयर जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, वो उनको नहीं मिल पाया। तो एनजीटी ने ये बोला है कि अब किसी भी अथॉरिटी की, किसी भी स्टेट की ये ड्यूटी है कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब जो भी इशू है उनको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए स्टेट के द्वारा, ताकि जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है और लोगों का बेसिक राइट है कि उनको स्वच्छ क्लीन एनवायरनमेंट मिले, पब्लिक हेल्थ मिले, इसके लिए ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की और उसके लिए स्टेट को समय रहते हुए काम करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, ध्यान दीजिए,
कांग्रेस एमपी क्वेश्चंस कोर्ट ऑर्डर ऑन ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू। सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समझना होगा। ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसमें 15 अगस्त 1947 एक डेट फिक्स की गई थी। इसमें बोला गया था कि इससे पहले, इसके बाद में, इससे पहले, इस डेट से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो जहाँ पर मॉस्क्यू है वहाँ पर मॉस्क्यू होगा और जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मंदिर होगा। लेकिन इस डेट के बाद में अगर चेंज किया जाता है कि मॉस्क्यू, मंदिर या फिर गुरुद्वारे, जो भी वर्शिप प्लेसेज हैं, उनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले जो जहाँ है वो वहीं पर रहेगा। लेकिन ये बोला जाता है कि इंडिया में समय समय पर बाहरी अटैक होते रहे, उसी की वजह से जो वर्शिप प्लेसेज है वो चेंज किए गए थे। इसी को लेकर के बार बार ये कंसर्न क्रिएट होते हैं। और अयोध्या वाला जो चीज़ है, बाबरी मस्जिद अयोध्या, उसमें एक्सेप्शन रखा गया था कि उसको इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अभी वाराणसी कोर्ट ने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर दिया है कि आप काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी जो मॉस्क्यू है उसमें जो प्रॉब्लम है, उनका जो परिसर है, उनकी इंक्वायरी करो। उसके लिए सारे जो फैक्ट्स हैं उनको निकाल करके लेके आओ। तो अपोजिशन ने ये बोला है कि जब आप इसकी बात कर रहे हो, आपने तो ये जो एक्ट है उसके तहत तो सिर्फ अयोध्या टेम्पल है उसको एक्सेप्शन रखा गया था। इस तरीके से आप अगर एक एक पॉइंट को उठा करके ला रहे हो तो बहुत सारे इशू समय रहते हुए दोबारा से क्रिएट होंगे। नेक्स्ट न्यूज, MS स्वामीनाथन फेलिसिटेटेड फॉर वर्क टुवर्ड्स TB एरेडिकेशन। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं MS स्वामीनाथन। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए। रीच एक चेन्नई बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसने TB को ख़त्म करने के लिए 2 डिकेड्स तक काम किया गया है। इस रीच के द्वारा, इस NGO के द्वारा ही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वर्चुअल इवेंट हुआ था जिसमें जो प्रोफेसर स्वामीनाथन हैं, जो इसके फाउंडिंग चेयर थे, उनको एक तरीके से अप्रिशिएशन दी गई कि जब से ये ऑर्गेनाइजेशन का इंसेप्शन हुआ है 1998 से, उन्होंने बेहतरीन काम किया है कि TB को ख़त्म करने के लिए जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इंगेजिंग होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। इस इवेंट पे जो स्वामीनाथन है उन्होंने एक बात बोली कि किसी भी इशू को टैकल करने के लिए 3 स्टेप होने चाहिए। जैसे आपको TB से को टैकल करना है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद में जो इशू है उसको नेचर को समझने की आवश्यकता है, और तीसरे नंबर पर जो मोबिलाइज एंड ऑर्गेनाइज पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ TB एलिमिनेशन। मतलब कोई भी समस्या है उसको सोल्व करने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहले आइडेंटिफाई करो, उसके नेचर के बारे में देखो उस प्रॉब्लम के, और फिर लोगों को उसमें जोड़ लो, प्राइवेट सेक्टर वालों को जोड़ लो, जो जनरल लोग हैं उनको जोड़ लो, और फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करो तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर पाओगे। सौम्या स्वामीनाथन जो MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, उन्होंने भी एक बात बोली, जो चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि TB इरेडिकेशन को लिए आपको बायोमेडिकल रिसर्च की तुलना में ज़्यादा ज़रूरत न्यूट्रिशन, जेंडर एंड लाइवलीहुड इश्यूज, इनको ज़्यादा आवश्यकता है कि इनको एड्रेस किया जाए तो हम TB को तो ईजिली इरेडिकेट कर लेंगे। अगर हम MS स्वामीनाथन की बात करें तो हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके फादर इनको माना जाता है। 2004 में कमेटी भी बनी थी कि किसानों की प्रोडक्शन को, किसानों की जो इनकम है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो MS स्वामीनाथन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी थी। एक तो उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। कंकरेंट लिस्ट में जब शामिल कर दिया जाएगा तो उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही काम कर सकेंगे। वर्तमान समय में कोविड-19 केसेज की वजह से हेल्थ के लिए भी बोला जा रहा है कि उसको स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। अगर हम बात करें इससे पहले एजुकेशन, जो भी स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, सोनिया राइट्स टू जावड़ेकर ऑन केन बेतवा प्रोजेक्ट। देखो रिवर्स कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे इंडिया में कुछ रिवर ऐसी हैं जहाँ पर हमेशा स्पेशली मानसून वाले रीजन में या फिर जहाँ हिमालय से वो अपना रिवर, अपना जो पानी है वो गेन करती हैं, तो वहाँ पर रेगुलर पानी रहता है। लेकिन कुछ रिवर हमारी ऐसी हैं जो सिर्फ मानसूनी रिवर हैं,
स्पेशली साउथ वाला रीजन, और कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानसून के समय में पानी रहता है। तो ये बहुत पहले से कोशिश की जा रही है कि नदियों को इंटरलिंकिंग किया जाए, ताकि एक नदी में जो सरप्लस वाटर है उसको यूज़ किया जाए दूसरी नदी में ला करके, और उस नदी के आसपास वाला रीजन जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया है उसको दोबारा से एग्रीकल्चर से, वहाँ पर पानी होगा तो एग्रीकल्चर डेवलप होगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और उससे उनकी जो हैप्पीनेस, जो उनकी इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। अगर केन बेतवा के बारे में बात करें तो केन बेतवा यमुना जो नदी है उसकी सहायक नदी है, और ये जो केन और बेतवा ये दोनों ही नदी एमपी से निकलती है। केन नदी में जो सरप्लस वाटर है उसको यूज किया जाएगा, बेतवा नदी में उसको लाया जाएगा, और फिर बेतवा नदी में जब उसको लाया जाएगा तो उसका यूज किया जाएगा। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वो ड्रॉट प्रोन रीजन है, वहाँ पर बिल्कुल सूखा रहता है, और उस एरिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस पानी का यूज किया जाने वाला है। देखो जो रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है इससे काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इससे जो ड्रॉट की समस्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जब ड्रॉट की समस्या खत्म होगी, पानी बढ़ेगा तो फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा। इस पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सकता है, और बायोडाइवर्सिटी को रिज्यूनेट करने के लिए भी इस पानी की आवश्यकता है। मतलब ऐसे डैम्स बनाए जाएं, और इसके अलावा जो वाटर स्केयर रीजन है उनको भी रिज्यूनेट किया जा सकता है इस पानी से। तो सोनिया गांधी ने ये लेटर एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को इसलिए लिखा है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जो पहले पन्ना टाइगर रिजर्व को जो समस्या हो रही थी, जो डैमेज हो रहा था, उसको अब कोशिश किया जाना चाहिए कि पहले जो कम करने की कोशिश की गई थी उसके डैमेज को, वो दोबारा से वो डैमेज ना बढ़े। क्योंकि इंटरलिंकिंग जब वाटर किया जाएगा तो इस एरिया में जो एक तरीके से पानी का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, और पानी का प्रभाव बढ़ेगा तो टाइगर इस एरिया में जो रहते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट भी मिलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स अगेन। इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरिया पे पेंगोंग सो लेक से स्टार्ट हुआ था डिसंगेजमेंट प्रोसेस, और अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। इसमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग ऐसे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी डिसंगेजमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स सून एससी जज। सुप्रीम कोर्ट जज DY चंद्रचूड़ उन्होंने बोला है कि जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की वो एक रियलिटी बन जाएगी। लेकिन इससे ये बात नहीं है, अभी जो जज DY चंद्रचूड़ उन्होंने न्यू वेबसाइट फॉर जजमेंट्स एंड ई-फाइलिंग का भी इनॉग्रेशन किया। मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन क्रिएट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में भी, ताकि कोई भी जो एक मिसगाइडेंस रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है, वो खत्म हो सके। इसके अलावा उन्होंने बोला कि देखो लाइव स्ट्रीमिंग होगी और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं होगा कि वर्चुअल सिस्टम पे हम फोकस कर रहे हैं तो फिजिकल कोर्ट्स को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज, फार्मर्स टू ब्लॉक एक्सप्रेसवे टुडे। फार्मर्स जो हैं, फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। 3 जो लॉ लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके खिलाफ में, तो इसमें ये बोला है कि फार्मर्स जो हैं आज एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करेंगे, और उन्होंने 9 मई तक का टाइम गवर्नमेंट को दिया है। उसके बाद में विरोध प्रदर्शन है जो ज़्यादा जटिल किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। ब्रिटेन प्रिंस फिलिप पासेज अवे एट 99। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप उनकी डेथ हो गई है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज, चाइना पाकिस्तान डू बैक ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट एट UN। चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें रेगुलर बातचीत भी चल रही है कि वो जब भी UN में यूनाइटेड नेशंस का फ्लोर मिलेगा, एक स्टेज मिलेगा, तो उस समय दोनों हम एक दूसरे को बैक सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार चाइना और पाकिस्तान अब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि चाइना बोल रहा है कि जब भी जिंजियांग रीजन, हांगकांग रीजन, ताइवान इनकी बात आए तो पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करे, और पाकिस्तान बोल रहा है कि जब भी टेररिज्म की बात आए या फिर इसके अलावा जो इशू आए, जैसे
कश्मीर वाला इशू है, तो इसमें बीजिंग कोशिश करेगा कि चाइना को कोई भी परेशानी ना हो। इससे पहले भी जब टेररिज्म को बैन करने की यूएन में बात की जा रही थी तो उस समय चाइना ने विरोध किया था, और इंडिया जब इस परमानेंट मेंबर्स जो यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जब इंडिया उसमें सीट चाहना चाह रहा है तो जो बीजिंग है, चाइना जो है वो उसमें विरोध कर रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक बात बोली है कि वो दोनों एक दूसरे के कोर एंड मेजर इंटरेस्ट को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस की जब कोई भी यूएन अफेयर्स में जब कुछ भी कंसल्टेशन होगा इस तरीके से। चाइना और पाकिस्तान का इस तरीके के जो रिलेशन सामने आ रहे हैं उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि क्वाड ग्रुप, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर के चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना में काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चाइना भी इन सारे एरियाज को पाकिस्तान को सपोर्ट करके स्पेशली इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट न्यूज, जाफना मेयर अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ प्रमोटिंग लिट्टे आइडियोलॉजी। जाफना के जो मेयर हैं उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि वो लिट्टे आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों में भड़का रहे हैं लोगों को कि लिट्टे जो आइडियोलॉजी है वो सही है। अब पहले आपको लिट्टे आइडियोलॉजी तो पता होनी चाहिए ना, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो प्रभाकरन थे उन्होंने इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था कि श्रीलंका के नर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट पे तमिल लोग रहते हैं, और जो वहाँ पर सिंगलीज मेजोरिटी में है, वहाँ के गवर्नमेंट में भी ज़्यादातर सिंगलीज जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज़्यादातर जो वहाँ के लीडर्स हैं वो सिंगलीज से हैं। तो हमेशा से उनको लगता था कि जो तमिल लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जाता है, इसीलिए 1976 से ये लिट्टे आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई, और इसी को लेकर के 1983 से 2009 तक ये सिविल वॉर चला श्रीलंका में। हालांकि इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी इस लिट्टे आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी भी काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मित्र शक्ति, और एक होता है नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स। नेक्स्ट न्यूज, भूटान चाइना टू शेड्यूल बाउंड्री डिस्कशन सून। हमारे दो पड़ोसी देश भूटान और चाइना वो कोशिश कर रहे हैं कि 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था उस समय से चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री डिस्कशन खत्म हो गया था, और अभी 2020 के समय में चाइना ने क्लेम किया है कि भूटान की जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो ईस्टर्न बाउंड्री शेयर होती है ना, उसके ऊपर भी चाइना ने क्लेम किया है। तो उसके बाद में पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के सोल्व करेंगे। अब इस एरिया में ये जो मीटिंग होगी वो 1984 से पहली बार स्टार्ट हुई थी, और 1988 में और 1998 में बॉर्डर एरियाज के ऊपर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 एग्रीमेंट्स भी इसमें साइन हुए हैं। ये जो बात है इसमें स्पेशली 2 एरियाज ऑफ डिस्प्यूट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें है पसमलुंग एंड जकारलुंग वैलीज टू द नॉर्थ ऑफ भूटान एंड डोकलाम टू द वेस्ट ऑफ भूटान। इसके अलावा जो डोकलाम जो रीजन है वो इंडिया के साथ ट्राई जंक्शन पे है, तो उसके ऊपर भी कोशिश की जाएगी। 2020 जून में जब यूएन एनवायरमेंटल मीटिंग हुई थी उसमें भी चाइना ने इस चीज़ को रेज किया था, ऑब्जेक्शन टू ए ग्रांट फॉर भूटान साकटेंग सेंचुरी टू द ईस्ट फ्रंटियर एज वेल। मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और जब इसके ऊपर ग्रांट दी गई तो चाइना ने इसको लेकर के कंसर्न क्रिएट किया था। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने देखा। ओके, थैंक यू।